Assalamu alaikum and welcome in our class of medicinal chemistry. Today's lecture is in continuation of our previous lecture. The topic is the diuretics. We have already discussed about the site 1 diuretics, site 3 diuretics and site 2 diuretics. Now we are moving towards the site 4 diuretics. Site 4 diuretics, also known as the potassium sparing diuretics. They are anti-hormone diuretics बिकॉज इसको एंटी हार्मोन भी कह रहे हैं. क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द मिनरेलो कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्योंकि ये क्या है? मिनरेलो कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं. दे इंक्लूड द स्पाइरोलेक्टोन 247, ट्राई अमीनो 6, एराइल टायरिडीन, ट्रायामेट्रीन एंड पायराजिनोइल गोनाइड यानी एम्लोरिडीन. ठीक है. अच्छा, स्पाइरोलेक्टोन डायरेटिक्स जो हमारे पास होते हैं, इसके अंदर ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं, स्पाइरोलेक्टोन की, इसके अलावा ट्रायमेट्रिन की और एम्लोरिडीन की. ठीक है. सबसे फर्स्ट हमारे पास है स्पाइरोलेक्टोन. स्पाइरोलेक्टोन की अगर हम बात करें, द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट्स अ पोटेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कॉल्ड एल्डोस्टेरोन. अब हमारे पास जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, वहाँ से क्या सीक्रेट हो रहा है? एक पोटेंट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड यानी एल्डोस्टेरोन जो है वो सीक्रेट हो रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, विच प्रोमोट सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन. अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करवाता है? सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करवा रहा होता है, पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज करवा रहा होता है. ठीक है. इसके अलावा अदर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैव एन अफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी, बट एल्डोस्टेरोन इज़ द मोस्ट पोटेंट. इसके अलावा भी हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट जो हैं हमारी बॉडी के अंदर उसका बैलेंस कर रहे होते हैं, मगर इन सब में जो एल्डोस्टेरोन है वो सबसे ज़्यादा पोटेंट है. यानी पोटेंसी की मैंने आपको प्रीवियस एक लेक्चर में भी बताई थी कि पोटेंसी हम किस चीज़ को कहते हैं कि कम स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा इफेक्ट दे रहा होता है. ठीक है. इट्स एबिलिटी टू कॉज इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड आइंस एंड इंक्रीज पोटाशियम आइन एक्सक्रीशन. अच्छा, ये क्या करवाता है? इसकी एबिलिटी है कि ये सोडियम और क्लोराइड आइंस की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि पोटाशियम आइंस की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है. ठीक है. इज़ द अप्रोक्सीमेटली 300 फोल्ड देन दैट ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन. ठीक है. एल्डोस्टेरोन की जो ये एबिलिटी है ये 300 फोल्ड ज़्यादा है किसके मुकाबले में? हाइड्रोकॉर्टिसोन के मुकाबले में. अ सब्सटेंस दैट एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन कुड बी गुड डायरेटिक ड्रग. अब ये हमने देखा कि एल्डोस्टेरोन का क्या काम है. एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है कि वो सॉल्ट क्या कहते हैं सोडियम और क्लोराइड की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है. इसके अलावा पोटाशियम की जो है एक्सक्रीशन करवा रहा होता है. ठीक है. अब ये जो एल्डोस्टेरोन का काम है, जो डायरेटिक इस काम को इनहिबिट करवा दे, एंटागोनाइज करवा दे, वो डायरेटिक हम कहेंगे कि सबसे अच्छा डायरेटिक है. ठीक है. स्पाइरोलेक्टोन इज सच एन एंटागोनिस्ट, और ये फंक्शन यानी एल्डोस्टेरोन की जो फंक्शन की इनहिबिशन है सबसे अच्छी कौन परफॉर्म करवाता है? स्पाइरोलेक्टोन जो हम पढ़ रहे हैं. तो स्पाइरोलेक्टोन जो है एक अच्छा एंटागोनिस्ट जाना जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलरिटी विद एल्डोस्टेरोन. अब जो ये स्पाइरोलेक्टोन है इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है एल्डोस्टेरोन के. इट बाइंड टू द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड. तो ये स्पाइरोलेक्टोन जो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है. बेसिकली एल्डोस्टेरोन कहाँ पे बाइंड करता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे. अब हमने जो ड्रग बनाई स्पाइरोलेक्टोन, ये रिजेंबल कर रही है इस एल्डोस्टेरोन से. तो मतलब क्या हुआ? जब ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं तो दोनों बाइंड कर सकते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से. अब स्ट्रक्चर सिमिलर होने की वजह से ये एल्डोस्टेरोन की जगह पे जाके बाइंड कर जाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से. कौन करता है? स्पाइरोलेक्टोन. एंड कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट एल्डोस्टेरोन बाइंडिंग टू रिसेप्टर. अब जब ये
फॉर एग्जाम्पल ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पे बाइंड होना है किसको, एल्डोस्टेरोन को, ठीक है। अब स्पाइरोलेक्टोन क्या करता है, ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर पे जाके ये एल्डोस्टेरोन है, इससे पहले स्पाइरोलेक्टोन जो है वो सिमिलर इसके स्ट्रक्चर में है एल्डोस्टेरोन की तरह का, तो ये जाके स्पाइरोलेक्टोन जो है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर से बाइंड करता है। इससे कॉम्पिटेटिवली इनहिबिशन का क्या मतलब हुआ कि एल्डोस्टेरोन और स्पाइरोलेक्टोन दोनों आपस में एक दूसरे से compete करते हैं, कहाँ पे बाइंड करने के लिए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर पे। और एल्डोस्टेरोन के मुकाबले में स्पाइरोलेक्टोन जो है वो फास्टली जाके उससे बाइंड कर जाता है। अब जब इससे स्पाइरोलेक्टोन बाइंड कर जाएगा तो अब जगह नहीं है इस रिसेप्टर के पास, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के पास अब कोई जगह ही नहीं है कि इससे कोई बाइंड कर सके। तो क्या होगा, ये एल्डोस्टेरोन जो था ये अब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये एल्डोस्टेरोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये हमने जो इसका फंक्शन पढ़ा ना ऊपर, ये परफॉर्म नहीं कर सकेगा। जब ये परफॉर्म नहीं कर सकेगा ये फंक्शन, तो मतलब क्या होगा कि जो एल्डोस्टेरोन काम कर रहा था पोटाशियम आयन की एक्सक्रीशन का और सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन का, अब वो नहीं होगी। यानी पोटाशियम आयन अब बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगे और सोडियम और क्लोराइड अब बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे, यानी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। अब उलट हो जाएगी ना जब स्पाइरोलेक्टोन इससे बाइंड कर जाएगा जाके, ठीक है। पहले आपको क्या समझना है, फर्स्ट आपको समझना है कि एल्डोस्टेरोन क्या काम कर रहा था, ठीक है। इसका फंक्शन आपको याद रखना है। फिर आपको ये याद रखना है कि स्पाइरोलेक्टोन जो है वो एल्डोस्टेरोन से मिलता है, लेकिन ये जाके स्पाइरोलेक्टोन एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को इनहिबिट करवा देता है, रोक देता है। जब स्पाइरोलेक्टोन जाके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड से बाइंड कर जाएगा, अब एल्डोस्टेरोन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जब ये अपना फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो यानी पोटाशियम की एक्सक्रीशन और सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन अब बॉडी में नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके अलावा स्टेरॉयडल डेरिवेटिव्स, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ 1 मिनट, काफ़ी मैसी लग रहा है सब, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास कि स्टेरॉयडल डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, इन द लेट 1950 में इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट द एंटी नाइट्रोयूरेटिक एंड कैलियूरेटिक इफेक्ट। अब ये नाइट्रोयूरेटिक और कैलियूरेटिक इफेक्ट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सारी टर्म्स बताई थी, अब आपको जो है ये टर्म्स याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही टास्क दिया था कि आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। मैं आगे सिर्फ टर्म्स बताऊंगी, इसको डिफाइन नहीं करूंगी। अच्छा, तो अब क्या है कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो इनहिबिट करवा रहा है एंटी नाइट्रोयूरेटिक और कैलियूरेटिक इफेक्ट को ऑफ एल्डोस्टेरोन के। सो डेवलप अ स्टेरॉयडल डेरिवेटिव दैट पजेस ओनली एंटी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब हमारा मकसद था कि हम कोई ऐसा डेरिवेटिव बनाएं जो कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड पे जाके एक्ट करे, ठीक है। तो स्पाइरोलेक्टोन जो है इस प्रोड्रग सॉरी स्पाइरोलेक्टोन क्या है, एक प्रोड्रग है, यानी ये बॉडी के अंदर आफ्टर मेटाबॉलिज्म जाके एक्टिव होगी। मेटाबॉलिज्म से पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में। स्पाइरोलेक्टोन जब बॉडी में जाएगा, मेटाबोलाइज होगा और कन्वर्ट हो जाएगा एक एक्टिव मॉइटी में, कैनरिनोन में, ठीक है। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है स्पाइरोलेक्टोन का और ये है कैनरिनोन का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। स्पाइरोलेक्टोन क्या है हमारे पास, प्रोड्रग है, यानी बॉडी के अंदर आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये एक्टिव फॉर्म में आएगी। अब जब स्पाइरोलेक्टोन का मेटाबॉलिज्म होगा, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये कन्वर्ट हो जाएगा कैनरिनोन के अंदर, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्पाइरोलेक्टोन का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ ये कहलाता है साइक्लोपेंटेनो फिनिन एंथ्रीन रिंग, ठीक है। ओके, अब हमारे पास है नंबर 2, सेकेंड ड्रग है हमारे पास साइड 4 डायरेटिक्स की, वो है 2,4,7 ट्राई अमीनो 6 एराइल टायरिडीन, ठीक है। 2,4,7 यानी तीन इसके स्ट्रक्चर की 3 साइड्स हैं, 2, 4 एंड 7, और उस पर क्या लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है,
ठीक है, तो हम इसको स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। 2 पोजीशन, 4 पोजीशन और 7 पोजीशन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप। तो अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग कर रहे होते हैं। तो 3 साइड्स पे इसके अमीनो ग्रुप लगे हुए, 6 एराइल टायरिडीन और 6 पोजीशन के ऊपर एक एराइल टायरिडीन ग्रुप लगा। ठीक है, तो ये जो ड्रग है हमारे पास, ये इसका केमिकल नेम हो गया और इसको जो है हम ट्रायरामेट्रीन, कॉमन जर्नल इसका नेम है। ट्रायरामेट्रीन इज़ अ प्राइमरी कंपाउंड सेलेक्ट फ्रॉम द टायरिडीन एनालॉग। टायरिडीन एनालॉग जो है इसका एक कंपाउंड है, वो क्या कहलाता है, ट्रायामेट्रीन। इट इज़ एन स्ट्रक्चर रिजेबलेंस टू फॉलिक एसिड। अब ये ट्रायामेट्रीन जो है बाय स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें तो वो मिलता है फॉलिक एसिड से। एंड सर्टेन डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, और इसके अलावा जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं उनसे मैच कर रहा होता है। अच्छा, इसका काम क्या है ट्रायामेट्रीन का? इट ब्लॉक्स लुमिनस सोडियम चैनल इन द लेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब ये सोडियम के जो चैनल्स होते हैं कहाँ मौजूद हैं? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे हमारे, और कलेक्टिंग डक्ट के नेफ्रॉन की। ठीक है, तो वहाँ पे जो सोडियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करवाता है ट्रायामेट्रीन। इसके ब्लॉक की वजह से क्या होगी? इट ब्लॉक्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अब जब ये ब्लॉक हो जाएगा ना, ट्रायामेट्रीन जाके ब्लॉक करवाएगा कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को या कलेक्टिंग डक्ट को, तो उसके नतीजे में सोडियम हमारे पास बॉडी में अब रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आप नोट करते रहें। सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा एंड इनहिबिट द एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम, और पोटाशियम अब बॉडी में जो है बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसकी ट्रायामेट्रीन जब इसको ब्लॉक कर रहा है, किसको? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट को, तो उसके नतीजे में हमारे पास सोडियम बॉडी में रीएब्जॉर्ब नहीं होगा और पोटाशियम बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा। या पॉइंट नोट करते जाएं तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझने में, इसका फंक्शन समझने में आसानी रहेगी। अब ये 2 काम ये रोक दिए इसने। अब एल्डोस्ट्रोन इज़ नॉट एंटागोनाइज्ड बाय ट्रायामेट्रीन। जैसे कि यहाँ पे हमने बात करी थी कि स्पैरोन इलेक्ट्रॉन जो एल्डोस्ट्रोन के फंक्शन को रोक रहा था, इसी तरह से एल्डोस्ट्रोन इज़ नॉट एंटागनाइज्ड बाय ट्रायामेट्रीन। नेट रिजल्ट, अब आखिर में हमारे पास क्या मिल रहा है हमें? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। सोडियम बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, यहाँ हमने लाइन पढ़ी, इसका मतलब क्या? रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर जमा नहीं हो रहा, तो मीन्स इसकी उलट कर लें तो क्या हो रहा होगा? बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होगा। ठीक है, तो हम इन जनरल सिंपली इसको कह सकते हैं कि सोडियम अब बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है, सोडियम और क्लोराइड और पोटाशियम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? इनहिबिट द एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम, यानी पोटाशियम को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होने देगा ट्रायामेट्रीन। अच्छा, एक्टिविटी इज रिटेन इफ अमीन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ लोअर अल्काइल अमाइन ग्रुप। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल जिसके अमीन ग्रुप्स हैं उनको हटा के कोई अल्काइल ग्रुप भी लगा देंगे ना, तब भी ये ऊपर जो हमने फंक्शन पढ़ा, ये फंक्शन परफॉर्म करेगा ये ट्रायामेट्रीन। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पैरामिथाइल ग्रुप ऑन द फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग के ऊपर अगर हम पैरामिथाइल ग्रुप लगा दें तो डिक्रीज हो जाएगी द एक्टिविटी बाय हाफ। अभी जो फिनाइल रिंग्स है ना हमारे पास, अगर हम इनके ऊपर कोई भी पैरा पोजीशन के ऊपर फिनाइल रिंग स्ट्रक्चर पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो हमारे पास जो एक्टिविटी थी ना ट्रायामेट्रीन की, वो अब कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। जितनी भी एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है उसकी आधी हो जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और अगर हम फिनाइल रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं पैरा पोजीशन पे, तो क्या होगा? यील्ड्स अ कंपाउंड दैट इज इनएक्टिव। तो हमारा जो ये कंपाउंड है ना ट्रायामेट्रीन, जो ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये खत्म हो जाएगा, हमारा कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा। थर्ड हमारे पास है अमाइनो पायराजीन। अमाइनो पायराजीन की अगर हम बात करें, इट इज़ स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू द ट्रायामेट्रीन। अब ये बाय स्ट्रक्चर देखा जाए तो ट्रायामेट्रीन से मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है? इट इज़ ओपन चेन। ठीक है, अब ये ट्रायामेट्रीन से मिलता जुलता है, इसमें भी अमीनो ग्रुप्स हैं, मगर अगर यहाँ देखा जाए ट्रायामेट्रीन में देखा जाए तो इसमें स्ट्रक्चर जो इसके साथ अटैच है वो रिंग है, मगर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन है, कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये
अमाइनो पायरोजीन्स जो हैं ट्राइमेट्रिन से मिलते जुलते होते हैं, मगर इसके साथ जो स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है वो रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, सिमिलर टू द ट्रायामेट्रिन इट इंटरफेयर्स विद द प्रोसेस ऑफ कैटायनिक एक्सचेंज इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल बाय ब्लॉकिंग ल्यूमिनल सोडियम चैनल। जिस तरह से ट्रायामेट्रिन सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा था कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के ऊपर, इसी तरह से ये जो हमारे पास है अमाइनो पायरोजीन, ये भी सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे होते हैं, कहाँ पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे। अच्छा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पायराजिनोइल ग्वानिडीन। इसको हम पायराजिनोइल ग्वानिडीन भी कहते हैं, किसको, अमाइनो पायरोजिन्स को। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है ना, ये ग्वानिडीन ग्रुप है यहाँ पे इसके साथ अटैच, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्वानिडीन। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट 6 पोजीशन, इसकी जो 6 पोजीशन है यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, टायरिडीन डेरिवेटिव्स एंड अमाइनो पायरोजीन्स आर सोडियम चैनल ब्लॉकर। टायरिडीन डेरिवेटिव्स जितने भी हैं या अमाइनो पायरिडीन्स जितने भी हैं, ये सारे सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। यानी जो हमारे पास हमारे नेफ्रॉन के अंदर सोडियम चैनल लगे हुए हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे, कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के ऊपर, ये उनको ब्लॉक कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड है पांचवा, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं सॉर्बिटोल की, मैनिटोल की और आइसोसर्बाइड की। ओके, दे एक्ट ऑन द साइट 1। ये कहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं, साइट 1। साइट 1 हमारे पास क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के ऊपर, यहाँ पे एक्ट करते हैं, और इसके अलावा साइट 2 पे एक्ट करते हैं। यानी ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स दो जगह पे एक्ट कर रहे हैं, एक तो साइट 1 पे, दूसरा साइट 2 पे। साइट 1 यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसको हम शॉर्ट में PCT कह सकते हैं। इसके अलावा थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जब एक्ट करते हैं ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं यूरिन का वॉल्यूम, यानी बॉडी से यूरिन अब जो है वो अब ज़्यादा वॉल्यूम में एक्सक्रीट होगा ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स की वजह से। एक्सक्रीशन ऑफ वाटर भी ज़्यादा एक्सक्रीट होगा बॉडी से, एंड ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, और बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ऑलमोस्ट सबकी ही एक्सक्रीशन को ये बढ़ाता है। दे आर लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स एक लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड है दैट आर इजीली फिल्टर्ड थ्रू द बोमेंस कैप्सूल ऑफ इनटू द रीनल टिब्यूल। अब जो हमारे पास नेफ्रॉन पे जो लगा हुआ होता है बोमेन कैप्सूल, लो मोलिकुलर वेट होने की वजह से ये आराम से इसमें से फिल्टर हो जाता है, ठीक है। दे आर नॉट एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज एक्सेप्ट ग्लिसरीन एंड यूरिया, ठीक है। तो इसकी मेटाबॉलिज्म इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर इसमें जो ग्लिसरीन और यूरिया वगैरह है उसके अलावा दे हैव लिमिटेड रीअब्जॉर्प्शन बिकॉज ऑफ द देयर हाई वाटर सॉल्युबिलिटी। और ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि ये ऑस्मोटिक हैं, यानी मीन्स के इनकी वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब ये वाटर में आराम से जल्दी सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और ज़्यादा सॉल्युबलाइज होते हैं, तो अब जब बॉडी से वाटर के एक्सक्रीशन को ये बढ़ा रहे हैं, यूरिन की एक्सक्रीशन को बढ़ा रहे हैं, मीन्स कि ये बॉडी में खुद भी अब रुक नहीं सकते, क्योंकि जब वाटर एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी में तो साथ साथ ये भी एक्सक्रीट होंगे। क्यों एक्सक्रीट होंगे, क्योंकि ये वाटर में आराम से डिज़ोल्व हो जाते हैं। अब जब ये वाटर में आराम से सॉल्युबलाइज हो रहे हैं तो ये बॉडी से आराम से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे जल्दी। दे एडमिनिस्ट्रेड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, दे इंक्रीज इंट्राल्यूमिनल ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, इनका जो है ये एडमिनिस्ट्रेड हो रहे हैं एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की फॉर्म में, और इनकी इंक्रीज़ है क्या, ठीक है। तो इंट्राल्यूमिनल जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ कर रहे होते हैं ये, कॉजिंग वाटर टू पास फ्रॉम द बॉडी इनटू टेब्यूल। अब जब ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स एडमिनिस्ट्रेट करवा दिया हमने, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इंट्राल्यूमिनल ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। इंट्राल्यूमिनल ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा रहे होंगे तो अब क्या होगा, पानी जो है हमारा वो पास होगा बॉडी से, कहाँ पे, हमारी टिब्यूल्स में जाएगा। टिब्यूल्स में जाने के बाद ये बॉडी से आराम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिंस ऑस्मोटिक एजेंट्स एंड एसोसिएट वाटर आर नॉट रीअब्सॉर्ब फ्रॉम नेफ्रॉन एंड डायरेटिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अब जब ये ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो हैं बॉडी में वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं नेफ्रॉन से, यानी बॉडी के अंदर, अब ये जब ये यहाँ से वाटर को पास करवाएगा ना, ऑस्मोटिक डायरेटिक टिब्यूल में भेज रहा है, तो ऑस्मोटिक डायरेटिक खुद भी अंदर साथ साथ वाटर के जा रहा होगा। अब जब ये एक दफ़ा टिब्यूल में चला गया तो ये वापस टिब्यूल से बॉडी में नहीं आ सकता, रीअब्जॉर्प्शन इसकी नहीं होती,
तो हमारे पास डायरेटिक इफेक्ट जो है हमें आराम से पता चल रहा होता है इसका कि ये डायरेसिस बॉडी के अंदर करवा रहा है, यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करवा रहा है और सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स की एक्सक्रीशन को बढ़ा रहा है। अच्छा, जो इसके अंदर एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑस्मोटिक डायरेटिक्स की, मैनिटोल और सॉर्बिटोल आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड सक्रोज। अच्छा, ये मैनिटोल और सॉर्बिटोल जो हैं अपना इफेक्ट कैसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे आर प्रोड्यूस मैनिटोल और सॉर्बिटोल जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे प्रोड्यूस हो रहे हैं कि जब हम ग्लूकोज और सक्रोज की इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो सब्सटेंस हमें मिलेगा वो मैनिटोल और सॉर्बिटोल मिलता है। दे आर नॉट यूज फॉर ट्रीटमेंट बट फॉर प्रोफाइलेक्सिस इन रीनल फेलियर। एज अ ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ नहीं करते, मगर एज अ प्रोफाइलेक्सिस हम इसको यूज़ कर सकते हैं रीनल फेलियर में, यानी रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट ना जाए उसको बचाने के लिए हम ऑस्मोटिक डायरेटिक्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आइसोसोर्बाइड इज़ बाईसाइक्लिक फॉर्म ऑफ सॉर्बिटोल। इसका जो थर्ड हमारे पास एग्जाम्पल है ऑस्मोटिक डायरेटिक का जो थर्ड एजेंट है आइसोसोर्बाइड, वो जो है बाईसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक फॉर्म है सॉर्बिटोल की। यानी जो सॉर्बिटोल है अगर आप इसमें बाईसाइक्लिक यानी 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे आइसोसोर्बाइड के अंदर। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ग्लूकोमा। आइसोसोर्बाइड ग्लूकोमा के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है इस डिजीज़ के अंदर, तो इस कंडीशन को यानी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करने के लिए हम आइसोसोर्बाइड जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैनिटोल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, सॉर्बिटोल का और आइसोसोर्बाइड का। अब ये जो हमारे पास सॉर्बिटोल था ना, इसका ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी इसको सॉर्बिटोल को आपने साइक्लिक फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करवा देंगे तो आपको आइसोसोर्बाइड मिल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ इसके अंदर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए हैं और आइसोसोर्बाइड के अंदर टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये जो रिंग है ना, ठीक है, ये फ्यूरान रिंग कहलाता है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इसके अंदर लगा हुआ है जिसको ऑक्सलेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल्स हो गई किसकी, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स की। और यहाँ पे जो है हमारा डायरेटिक का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर के अंदर 4 तरह के डायरेटिक्स पढ़े, साइट 1, साइट 2, साइट 3 और साइट 4। जो हमारा फर्स्ट था, हमने सबसे पहले साइट 1 और साइट 3 को पढ़ा एक साथ। क्यों इनको पहले पढ़ा, क्योंकि ये वीक डायरेटिक्स हैं। देन हमने साइट 2 और साइट 4 डायरेटिक्स को पढ़ा। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।